हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल। आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सेकंड बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स मीट। अब देखिए, रिसेंटली मीटिंग हुई थी एग्रीकल्चरल मिनिस्टर्स की। उसमें की हाइलाइट्स क्या रहे हैं उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस है, क्या इसके चैलेंजेस हैं और क्या इसका वे फॉरवर्ड है, उसको हम देखने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। उससे जाने से पहले आप हमारे YouTube स्केड्यूल के बारे में देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपसे 20 MCQs रिविजन होती है, दैट इज 10:15। ऐसी मेंस करंट अफेयर्स जो कि अभी हम डिस्कस कर रहे हैं 2:15। डेली करंट अफेयर्स आपसे डिस्कस किए जाते हैं 6:15, जो कि आपके पेपर्स के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज में क्यों था। सो रिसेंटली इंडिया ने होस्ट किया है, दैट इज द सेकंड एग्रीकल्चरल मिनिस्टीरियल लेवल मीटिंग of the BIMSTEC, that is Bay of Bengal Initiative for Multi-Sectoral, Technical and Economic Cooperation। अब देखिए, ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नंबर वन, ये इंडिया एज अ मेंबर कंट्री है। दूसरी बात यहाँ पर क्या इंपॉर्टेंस है इसकी, कि अगर हम यहाँ पर सार्क और बिम्स्टेक की बात करते हैं, सार्क एक ऑर्गेनाइजेशन है जो 1985 में बनाई गई थी, लेकिन अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो ये काफी बाद देखने को मिल रही है। अब यहाँ पर दोनों में फर्क क्या है, अगर हम यूपीएससी के पास क्वेश्चंस भी देखते हैं जो रिसेंटली इनका मेंस हुआ था, तो वहां पर भी आपसे एक क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सार्क एंड बिम्स्टेक। अब देखिए, अगर हम सार्क की बात करते हैं तो वहां पर मेजर बोन ऑफ कंटेंशन किसमें थी, दैट इज इंडिया एंड पाकिस्तान। लेकिन अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो इंडिया इज मोर फोकसिंग टुवर्ड्स बिम्स्टेक। व्हाई? क्योंकि यहाँ पर पाकिस्तान एज अ मेंबर स्टेट नहीं है। सो यहाँ पर हम इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं बिटवीन दी मेंबर कंट्रीज, राइट। सो अगर हम इस पर्टिकुलर मीटिंग की हाइलाइट्स की बात करते हैं तो यहाँ पर क्या 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 कहा गया है। देखिए, जैसे कि आपको पता है, इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 को माना गया है। तो यहाँ पर हर मेंबर कंट्री कोशिश कर रही है कि हम यहाँ पर हेल्दी डाइट फॉर ऑल लेके आए। तो इसका मतलब क्या है कि आपको एग्रीकल्चर में कुछ ना कुछ शिफ्ट्स करने पड़ेंगे, जिसकी वजह से जो ईच एंड एवरी मेंबर ऑफ द कंट्री है उसको हम एक हेल्दी डाइट प्रोवाइड कर पाए। दूसरी बात, यहाँ पर नेचुरल इकोलॉजिकल फार्मिंग की बात करी जा रही है। देखिए, जो हम कन्वेंशनल फार्मिंग अभी कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं, मेजर मेंबर कंट्रीज में आपको प्राइमरी एक्टिविटी क्या देखने को मिलती है, दैट इज एग्रीकल्चर। अब प्रॉब्लम क्या है कन्वेंशनल एग्रीकल्चर करने में, कि जितने भी रिसोर्सेज हैं हम उसको ओवर एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो यहाँ पर रिसोर्सेज जो हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करती हूँ यहाँ पर राइस फार्मिंग की, तो यहां पर हमने क्या किया है, जहां पर आपको अबंडेंट वाटर नहीं भी देखने को मिलता, वहां पर भी राइस फार्मिंग करी जा रही है। तो इसका मतलब क्या है, यहां पर जो रिसोर्सेज हैं वो डिप्लीट हो रहे हैं। प्लस यहां पर हम फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स ओवर यूटिलाइज कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपको हेल्थ इफेक्ट्स होते हुए दिखेंगे। सो यहां पर हम क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वी विल मूव टुवर्ड्स व्हाट, नेचुरल एंड इकोलॉजिकल फार्मिंग, जिसकी वजह से हम एनवायरनमेंट पे तो जो प्रदूषण है उसको कम कर पाए। ठीक है, दिस इज द सेकंड पॉइंट। थर्ड आता है, दैट इज अडॉप्टेड द एक्शन प्लान फॉर स्ट्रेंथनिंग बिम्स्टेक एग्रीकल्चरल कोऑपरेशन। सो यहाँ पर एक एक्शन प्लान बनाया गया है, जितनी भी बिम्स्टेक की मेंबर कंट्रीज हैं वो कोऑपरेट करेंगी, जिससे कि जो एग्रीकल्चरल सेक्टर है, जो सभी कंट्रीज का एक प्राइमरी बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्टर है, उसमें हम कोऑपरेशन ला पाए, उसको हम स्ट्रेंथन कर पाए। सो दीज वर द की हाइलाइट्स। अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं सो उसको पढ़ लेते हैं। सो बिम्स्टेक कब बनाया गया था, 1997 में, थ्रू बैंकॉक डिक्लेरेशन। वेरी इंपॉर्टेंट, ये चीज आपने याद रखनी है। अगर हम यहाँ पर कंट्रीज की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा इंडिया, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, थाईलैंड और श्रीलंका। सो यहाँ पर आपको लाइक माइंडेड कंट्रीज देखने को मिलेंगी। प्लस हम कह सकते हैं, अगर हम इसकी सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो इंडिया यहाँ पर एक मेजर कंट्री की तरह उभरता हुआ दिखेगा। प्लस यहाँ पर आपको बे ऑफ बंगाल की अगर हम इंपॉर्टेंस देखते हैं तो ये इंपॉर्टेंट सी लेन्स ऑफ कम्युनिकेशन का एक पार्ट बन जाता है, इंडो पैसिफिक रीजन का एक पार्ट बन जाता है। इसीलिए ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है, दैट बिकम्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब अगर हम बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन की बात करते हैं तो इसकी क्या की सिग्निफिकेंस क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है। सो इट अकाउंट्स फॉर ऑलमोस्ट 22% ऑफ वर्ल्ड्स पॉपुलेशन एंड दैट इज अ ह्यूज चंक। सो ह्यूज चंक ऑफ पॉपुलेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अगर हम यहाँ पर कंबाइंड जीडीपी की बात करते हैं, दैट इज अप्रोक्सीमेटली 2.7 ट्रिलियन, जो कि और भी इनहैंस हो सकती है।
जब भी हम कोई भी इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो जब तक दो कंट्रीज में इकोनॉमिक बेनिफिट्स नहीं है, इकोनॉमिक टाइज स्ट्रेंथन नहीं है, तब तक उनके डिप्लोमेटिक टाइज भी स्ट्रेंथन नहीं होंगे। प्लस अगर हम यहाँ पर म्यांमार, थाईलैंड की बात करते हैं, ये साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, तो इंडिया को एक गेटवे मिल जाता है जिससे कि हम साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में भी एंटर कर सकते हैं। सो इंडिया के लिए इसकी सिग्निफिकेंस काफी ज्यादा है। प्लस अगर हम यहाँ पर बात करते हैं वर्ल्ड ट्रेड की, सो 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स ट्रेडेड गुड्स क्रॉस बे ऑफ बंगाल एवरी ईयर। सो यू कैन सी, आपको आगे जाके देखिएगा, दैट इज स्ट्रेट ऑफ मलक्का, जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब स्ट्रेट ऑफ मलक्का एक क्या है, चोक पॉइंट है। चोक पॉइंट्स क्या होते हैं कि अगर इनको यहां से बंद कर दिया जाए तो वर्ल्ड ट्रेड खतरे में आ जाएगा। सो यहां पर आपको स्ट्रेट ऑफ मलक्का देखने को मिलता है। सो जो भी आपको शिप्स देखने को मिलते हैं, ट्रेडिंग शिप्स देखने को मिलते हैं, वो कहां से क्रॉस करते हैं, दैट इज बे ऑफ बंगाल से क्रॉस करते हैं। सो इसीलिए ये स्ट्रेट ऑफ मलक्का की वजह से आपको ये बे ऑफ बंगाल रीजन की इंपॉर्टेंस काफी बढ़ती हुई दिखेगी। डन। सो आपके पास 6 फोकस एरियाज हैं। अगर हम ट्रेड की बात करते हैं, टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, एनर्जी की बात करते हैं, तो ये मेंबर कंट्रीज इन 6 एरियाज में काफी ज्यादा कोऑपरेट करती है। राइट, सो दिस इज बिम्स्टेक। अगर बिम्स्टेक की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं तो ये मैं आपको बता चुकी हूं, ये जो बिम्स्टेक है ये एक ह्यूज पोटेंशियल एरिया बन जाता है। क्यों बन जाता है? क्योंकि आपको सारी की सारी कंट्रीज क्या देखने को मिलेंगी, डेवलपिंग देखने को मिलेंगी। सो जो भी डेवलपिंग कंट्रीज होती हैं वो इकोनॉमिक बेनिफिट काफी ज्यादा कर सकती हैं एक दूसरे का। तो यहां पर हम किसकी बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात करें। सो पहली सिग्निफिकेंस वो हो गई। दूसरी बात, यहां पर हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करते हैं। अगर आज के जियोपॉलिटिकल सिनेरियो की बात करते हैं तो आपको यहां पर जो पैसिफिक रीजन है वहां पर काफी ज्यादा इंट्रूजन्स देखने को मिलेंगी, इन्वेजन्स देखने को मिलेंगी। किसकी? चाइना की। तो टू काउंटर चाइना, ये जो इंडो पैसिफिक रीजन है इसको स्टेबलाइज करना, इसको पीस प्रोवाइड करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अगर हम बिम्स्टेक की बात करते हैं तो जो बिम्स्टेक कंट्रीज हैं वो इसमें अपना कंट्रीब्यूशन दे सकती हैं। सो द ग्रोइंग वैल्यू ऑफ बिम्स्टेक कैन बी एट्रीब्यूटेड टू इट्स ज्योग्राफिकल कॉन्टिग्विटी टू इंडो पैसिफिक रीजन। राइट, अगेन आप देख सकते हैं ये जो बे ऑफ बंगाल रीजन है हैज द पोटेंशियल टू बिकम द एपीसेंटर ऑफ इंडो पैसिफिक रीजन, जिसमें आपको साउथ ईस्ट और ईस्ट कंट्रीज देखने को मिलेंगी। प्लस जो बिम्स्टेक है ये मैंने आपको बताया इंडिया के लिए एक गेटवे बन सकता है टू साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। सो इट एक्ट्स एज अ ब्रिज बिटवीन दी टू मेजर हाई ग्रोथ सेंटर्स ऑफ एशिया, दैट इज साउथ एंड साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज। डन। अब कुछ चैलेंजेस भी हैं। देखिए अगर हम चैलेंजेस की बात करते हैं, सबसे पहला चैलेंज है दैट इज इनकंसिस्टेंसी इन मीटिंग्स। अब मीटिंग्स रेगुलर ही नहीं है। जब तक मीटिंग्स रेगुलर नहीं होंगी तब तक जो भी आपके की फोकस एरियाज हैं वहां पर आप कोऑपरेशन ढंग से नहीं कर पाएंगे। सो इनकंसिस्टेंसी है। प्लस यहाँ पर हम निग्लेक्टेड बाय मेंबर कंट्रीज की अगर बात करते हैं तो जितने भी मेंबर कंट्रीज आपको देखने को मिलते हैं कहीं ना कुछ इशू आपको देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल अगर हम इंडिया और बांग्लादेश की बात करते हैं तो आपको रिवर डिस्प्यूट्स देखने को मिलते हैं, इलीगल इमिग्रेंट्स का आपको देखने को मिलता है इशू। ऐसे इंडिया म्यांमार की बात करते हैं तो पीछे रोहिंग्या क्राइसिस हुआ था जिसमें अगेन आपको इलीगल इमिग्रेंट्स की बात देखने को मिलती है। तो यहाँ पर बायलेटरल इश्यूज की वजह से, बॉर्डर इश्यूज की वजह से ये जो मेंबर कंट्रीज हैं यहाँ पर आपको डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। राइट, सो अगेन दैट इज अ हर्डल बिटवीन दी बिम्स्टेक टू एक्सेल। राइट, सो ब्रॉड फोकस एरियाज। देखिए ब्रॉड फोकस एरियाज में क्या होता है कि जब हम फोकस एरियाज को बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर देते हैं उसकी वजह से क्या होता है, एफिशिएंसी जो है वो घट जाती है। तो यहाँ पर बहुत सारे एरियाज हैं जिसमें ये कंट्रीज कोऑपरेट कर रही हैं लेकिन एफिशिएंटली ये यूटिलाइज उसको नहीं कर पा रही है क्योंकि हमने जो फोकस एरियाज हैं वो बहुत ज्यादा एक्सपैंड कर दिए हैं, वाइड कर दिए। राइट, नेक्स्ट आता है आपको बायलेटरल इश्यूज। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, जो मेंबर नेशंस हैं उसमें आपको बायलेटरल इश्यूज काफी देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये जो मीटिंग्स हैं वो अनसक्सेसफुल होती हुई दिखती हैं। राइट, ऐसे ही बीसीआईएम की अगर बात करते हैं तो बांग्लादेश, चाइना, इंडिया और म्यांमार की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो चाइना का एंगल है वो आपको देखने को मिलता है। चाइना की जो इंट्रूजन है, इन्फ्लुएंस है, जिसको हम कहते हैं राइजिंग चाइनीज फुटप्रिंट्स, वो आपको ऑलमोस्ट हर कंट्री में देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से इंडिया हमेशा एप्रीहेंसिव होता है कि हमें इन कंट्रीज के साथ ज्यादा
कोलैबोरेशन करनी चाहिए, कोऑपरेशन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बांग्लादेश की बात करते हैं तो बांग्लादेश में भी काफी ज्यादा आपको चाइनीज इन्वेस्टमेंट देखने को मिलती है। श्रीलंका का हम हाल देख ही चुके हैं जहां पर चाइनीज इंट्रूजन की वजह से आप देख सकते हैं कि श्रीलंका एक इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है, राइट। नेक्स्ट आता है इनएडिक्वेट फोकस ऑन इकोनॉमिक कोऑपरेशन। देखिए अगर हम कभी भी कोई भी इंटरनेशनल डेवलपमेंट्स देखते हैं तो सबसे पहले अगर हमें बायलैटरल इश्यूज रिजॉल्व करने हैं तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप होता है इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जब तक इकोनॉमिक कोऑपरेशन स्ट्रेंथन नहीं हो पाएगी तब तक उन दो कंट्रीज के जो डिप्लोमेटिक टाइज हैं वो स्ट्रेंथन नहीं हो पाएंगे, right? So the backbone of every diplomatic ties is what? That is economic cooperation. So यहाँ पर inadequate है। देखिए जितनी भी कंट्रीज हैं वो सारी ही डेवलपिंग कंट्रीज हैं, तो यहाँ पर अगर हमारा इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो पाए तो उसकी वजह से ये जो रीजन है एज अ होल डेवलप कर पाएगा, राइट। सो दीज आर सम ऑफ द चैलेंजेस ऑफ बिम्स्टेक। अगर हम यहाँ पर वे फॉरवर्ड की बात करते हैं, अब देखिए यहां पर हम क्या कर सकते हैं, क्योंकि हम यहां पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होना चाहिए, दैट इज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। सो यहां पर कोशिश करनी चाहिए कि जल्द से जल्द क्या हो सके, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो सके। प्लस यहां पर अगर हम अपने गुजरात डॉक्ट्रिन की बात करते हैं जो कि स्पेसिफिकली साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के लिए बनाई गई थी, तो वहां पर भी हम अपना मोटिव को फर्दर कर सकते हैं अगर ये बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होती है, राइट। प्लस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हम डिजिटल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं क्योंकि धीरे धीरे वी आर मूविंग टुवर्ड्स डिजिटल इकोनॉमी। सो यहाँ पर हम ब्लू इकोनॉमी, डिजिटल इकोनॉमी की बात कर सकते हैं। प्लस यहाँ पर हम एमएसएमईज की बात कर सकते हैं क्योंकि आप देखेंगे जो मेजर डेवलपिंग कंट्रीज हैं वहां पर मेजर चंक कौन कंट्रीब्यूट करता है, दैट इज एमएसएमईज। सो यहाँ पर हम एमएसएमई सेक्टर को भी स्ट्रेंथन करने की बात कर सकते हैं। सो वी कैन वाइडन दी स्कोप जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो प्लस दूसरी कंट्रीज के लिए भी इंपॉर्टेंट हो, राइट। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ बिम्स्टेक। बिम्स्टेक एज एन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, सिग्निफिकेंस, चैलेंजेस, व्हाट इज द वे फॉरवर्ड हमने पढ़ा। सो दिस वाज द होलिस्टिक कवरेज ऑफ बिम्स्टेक। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।